नमस्कार दोस्तों, मैं दुर्गेश आप तमाम दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मेरे चैनल पर जो भी बच्चे या मतलब जो इंसान जुड़े हुए मैं उन सबका फिर हार्दिक वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बायोलॉजी की स्पेशल क्लास में आप सभी दोस्तों का हार्दिक अभिनंदन फिर से एक बार करता हूं। जैसा कि आप जान रहे हैं, हर एक दिन एक नए डोज के साथ मैं आपके साथ उपस्थित होता हूं सही, और कुछ ना कुछ नई चीज़ों को बनाने का प्रयास करता हूं और आपके सामने उन चीज़ों को लाता भी हूं। आज मैं, जैसा कि मैं पिछले वीडियो में बताया था कि सेल को मैं चला रहा था, बताऊंगा कि सेल कितने प्रकार के होते हैं, सेल किस प्रकार से जो है वह वर्क करता है, इसके ऊपर मैं चर्चा करूंगा आज से। इसी के ऊपर मैं आगे बढ़ा रहा हूं, आपको दिखाता हूं कि मतलब सेल जो है, टाइप्स ऑफ सेल लिखा हूं कि कोशिका के प्रकार क्या है, सही है। कोशिका देखा जाए तो कितने प्रकार के होते हैं, सही है। मैं भी बात कर रहा हूँ कोशिका कितने प्रकार का होता है, सही है। अगर देखा जाए तो ओवरऑल सही है, देखा जाए तो कोशिका जो है एक होता है प्रोकैरियोटिक, एक प्रोकैरियोटिक सेल। अगर मैं दूसरी बात करूं तो दूसरा को हम लोग कहते हैं यूकैरियोटिक सेल, समझिएगा, यूकैरियोटिक सेल, सही है। इसको बोलेंगे प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक सेल हुआ। अगर मान लीजिए यही बात करूं तो इसको हम लोग कहते हैं यूकैरियोटिक सेल। ये हिंदी में भी लिख दिया हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। सेल को कोशिका भी कहते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो सेल दो तरह के हो गए, सही है। एक सेल हो गए प्रोकैरियोटिक सेल और एक हो गए यूकैरियोटिक सेल, सही है। जैसे मान लीजिए बैक्टीरिया ले लीजिए, ब्लू ग्रीन एल्गी ले लीजिए, साइनोबैक्टीरिया ले लीजिए, सही है। या मान लीजिए ऐसे बहुत सारे से प्रोकैरियोटिक सेल, जैसे वायरस हो गया, सही है। इन सबको मुख्यतः प्रोकैरियोटिक सेल में रखा जाता है, सही है। अगर वहीं मैं बात करूं यूकैरियोटिक सेल में, तो यूकैरियोटिक सेल में देखा जाए तो मतलब ओवरऑल से जितने भी हायर एनिमल हैं, सही है, जो उच्च वर्गीय जंतु होते हैं या मान लीजिए उच्च वर्गीय प्लांट होते हैं, सही है, तो उन सारे जीवों को, और मान लीजिए और सारे बहुत सारे अंतर होते हैं जिनके बेसिस पर जो है उन जीवों को यूकैरियोटिक सेल में रखा जाता है मुख्यतः। अगर मैं बात करूं तो अगर मैं दिखाऊं आपको, सही है, कि हम लोग कैसे समझेंगे कि ये यूकैरियोटिक सेल और ये प्रोकैरियोटिक सेल है, तो उसको समझने के लिए मैं एक छोटा सा फिर आपको बता रहा हूं। जैसे कि मान लीजिए एक सेल है, सही है, एक सेल है, सही है। इस सेल के अंदर देखिएगा, इस सेल के अंदर जो है जो केंद्रक होता है वह इंसिपिएंट होता है। ये इंसिपिएंट न्यूक्लियस है, इंसिपिएंट न्यूक्लियस, हिंदी में कहते हैं इसको असत्य केंद्रक, असत्य केंद्रक, असत्य केंद्रक है, सही है। तो असत्य केंद्रक के वजह से, असत्य केंद्रक के वजह से हम लोग कहते हैं कि यह प्रोकैरियोटिक सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल है। प्रोकैरियोटिक सेल को आप कैसे पहचानिएगा, मैं इसको बता रहा हूं। पहला तो ये लक्षण हुआ, सही है। इसमें देखिएगा तो इस सेल के अंदर जो कोशिकीय अंगक हुआ करते हैं, जैसे राइबोसोम, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मी रेटिकुलम, से दीज ऑल आर द सेल ऑर्गेनेल्स ऑफ सेल, से तो इन सारे अंदर सेल के अंदर जो कोशिकीय अंगक होते हैं उनमें देखिएगा तो मतलब मेम्ब्रेन नहीं होती है, सही है, मतलब झिल्ली नहीं होता है। कोशिकीय झिल्ली जो होती है, मतलब सेल्स ऑर्गेनेल्स की जो मेम्ब्रेन होती है वो प्राय नहीं होती है। इसका मतलब है कि वो नेकेड होता है, ऐसे, सही है, मतलब बिना झिल्ली का ही हुआ करता, सही है। जिस कोशिकिया में कोशिकीय अंगक बिना झिल्ली का हो, सही है, बिना मेम्ब्रेन का हो, विदाउट मेम्ब्रेन का हो, प्राय ऐसे सेल को भी हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं, सही है। प्रोकैरियोटिक सेल होता है मुख्यतः। इसमें देखा जाए, सही है, ये केंद्रक रहता है, देखिएगा मतलब डीएनए जो होता है वो सर्कुलर रूप में रहता है, सही है। तो इस केंद्रक में जो है मतलब अगर मैं सेल की देखूं से, तो प्रोकैरियोटिक सेल का जो सेल रहता है से वो इंसिपिएंट न्यूक्लियर की वजह से, सही है, आप आसानी से जो उसको पहचान सकते हैं। अगर मान लीजिए मैं अगर दूसरी बात करूं, अगर देखूं कि प्रोकैरियोटिक सेल किस तरह से काम करता है, तो प्रोकैरियोटिक सेल, समझिएगा, प्रोकैरियोटिक सेल, सॉरी प्रोकैरियोटिक तो मैं बता दिया हूं, मैं चल रहा हूं यूकैरियोटिक सेल पर। मैं यूकैरियोटिक सेल पर बता रहा हूं कि यूकैरियोटिक सेल कैसे आप पहचानेंगे। जैसे दोनों में अंतर आता है, सही है। आप देखिएगा ऐसे सेल बना लीजिएगा, सेल के अंदर जो है मतलब ये गोलाकार जब केंद्रक पाया जाता है तब इसको हम लोग कहते हैं ट्रू न्यूक्लियस, ट्रू न्यूक्लियस, ट्रू न्यूक्लियस मतलब होता है हिंदी में सत्य केंद्रक, सत्य केंद्रक के रूप में कार्य करता है, सही है। हिंदी में अगर देखें तो सत्य केंद्रक कहते हैं, इंग्लिश में देखें तो ट्रू न्यूक्लियस कहते हैं, सही है। अगर इसमें अगर हम लोग बात करें कोशिकीय अंगक का, जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, राइबोसोम होता है, गोल्गी बॉडी होता है, लाइसोसोम होता है, तो इन सब में देखा जाएगा ना, तो इन सब में कोशिकीय झिल्ली पाई जाती है, मतलब कोशिका के अंदर जो कोशिकीय अंगक होते हैं उन सब में झिल्ली पाई जाती है, सही है।
और केंद्रक जो है सबसे बड़ा लक्षण होता है कि केंद्रक इसका सत्य पाया जाता है, मतलब केंद्रक गोलाकार होता है, इसमें केंद्रक गोलाकार नहीं होता। तो इसको देख के भी हम लोग पहचान जाते हैं कि प्राय ये यूकैरियोटिक सेल है, सही है। मतलब मनुष्य में, मनुष्य का जैसे अगर मैं बात करूं तो मनुष्य का सेल भी जो है वो यूकैरियोटिक सेल होता है, सही है। और यूकैरियोटिक सेल में हम लोग सेल के अंदर देखा जाए, मनुष्य हो, कुत्ते हो, बिल्ली हो, बकरी हो, गाय हो, भैंस हो, सही है, इन सब हर एक जीव में देखा जाए तो प्रायः सत्य केंद्रक पाया जाता है। और ये जीव जो है यूकैरियोटिक सेल वाले कहलाते हैं, जीव जो है क्या कहलाएंगे, यूकैरियोटिक सेल वाले कहलाएंगे, सही है। और मुख्यतः इसके अंदर केंद्रक जो है गोलाकार होगा। ये दो मुख्य लक्षण है, सही है, जिसको आप देखकर पहचान जाइएगा कि ये कोशिका जो है वो यूकैरियोटिक है या प्रोकैरियोटिक है। तो ये दो बेसिक हुआ, मतलब कोशिका को अगर देखा जाए तो कोशिका दो तरह के, एक हो गए कोशिका प्रोकैरियोटिक सेल से और दूसरे हो गए यूकैरियोटिक सेल। इसमें भी अगर देखा जाए प्रोकैरियोटिक सेल में तो हम लोग लिख सकते हैं एग्जाम्पल में, इसमें आ जाता है बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया हो गया, साइनोबैक्टीरिया से देखा जाए तो ब्लू ग्रीन एल्गी भी आ जाते हैं, कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी भी आ जाते हैं, सही है। और ये सब कुछ एक चीज़ें हैं, सही है। मतलब पीपीएलओ भी ले लीजिए, इसी में पीपीएलओ भी, जिसको हम लोग कहते हैं पिलोरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, सही है। तो ये सब जीव आ जाते हैं प्रोकैरियोटिक में। वहीं पर यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, सही है, तो इसमें सारे मतलब जीव आ गए, जैसे मान लीजिए ह्यूमन हो गए, सही है, डॉग हो गए, कैट हो गए, सही है, देखा जाए मतलब भैंस हो गया, सही है, बिल्ली हो गए, बकरी हो गए, सही है। इन सब सारे जीव जो हायर, हॉर्स हो गए, एलिफेंट हो गए, सही है। इसके बाद कहा जाए जितने भी हायर कैटेगरी के जीव हैं, सही है, उन सब जीव में जो है प्रायः सत्य केंद्रक पाया जाता है। और इसी सत्यता के आधार पर हम लोग जो है पहचान लेते हैं कि सेल जो है प्रोकैरियोटिक है या सेल यूकैरियोटिक है, सही है। तो इन दोनों सेल में देखा जाए तो हम बताए थे कि अंतर क्या होता है, दोनों को कैसे पहचानते हैं कि सेल प्रोकैरियोटिक है या सेल यूकैरियोटिक होता है। अब मैं बात करता हूं आपको प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है, सही है, प्रोकैरियोटिक सेल क्या है, सही है। अगर मान लीजिए बैक्टीरिया सेल है, बैक्टीरिया का एक सेल है, सही है। इसके अंदर अगर देखा जाए तो केंद्रक जो है वो मतलब गोलाकार नहीं होता है, मुख्यतः मैं अगर बात करूं, सही है, तो मतलब ट्रू न्यूक्लियस नहीं रहता है, मतलब इंसिपिएंट न्यूक्लियस रहता है, इंसिपिएंट न्यूक्लियस रहता है, सही है। और इसके अंदर जो है साइटोप्लाज्म भी रहता है, साइटोप्लाज्म, ये साइटोप्लाज्म है, सही है। इसमें देखिएगा ये अंदर में डीएनए भी स्थित रहता है, सही है, डीएनए रहता है, सही है। इसके अंदर देखिएगा कुछ रिजर्व फूड भी रहता है, ये रिजर्व फूड रहता है, मैं रिजर्व फूड की बात कर रहा हूँ, सही है। इसी में देखिएगा एक यहाँ पर, सही है, सीलियम निकला रहता, अच्छी सॉरी फ्लैजिलम की मैं बात कर रहा हूँ, फ्लैजिलम लगा रहता, सही है। यहीं पर आप देखेंगे सेल के ऊपर में एक आवरण और रहता, सही है, जिसको हम लोग कहते हैं सेल वाल, सेल वाल। और सेल वाल के अंदर जो ये लेयर बना हुआ रहता है, ये इसी को हम लोग कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सही है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहता है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन सटे रहता है, सेल वाल के जस्ट सटे हुए सबसे ऊपर सेल वाल रहता है जो रिजिड लेयर बनाता, सही है। और यही सेल वाल के ऊपर से मतलब पाइलस लगे रहते हैं, मुख्यतः पाइलस। और इसी पाइलस के ऊपर देखेंगे आप छोटे छोटे जो है कैप्सूल के रूप में एक रचना बनी रहती, सही है, इसमें रिजिड लेयर बना रहता, सही है, जो मतलब बैक्टीरिया जो है अनफेवरेबल कंडीशन आने पर ऊपर से एक आवरण बना लेती है और आवरण बनाकर घिर जाती है, जिसको हम लोग कैप्सूल नाम से भी समझते हैं, कैप्सूल, सही है, कैप्सूल होता है। और ये कैप्सूल जो है चारों बल से घेरे रहता है, जिससे बैक्टीरिया अंदर जो है सेफ रहता है। पुनः जब मान लीजिए फिर वातावरण अगर मान लीजिए अनुकूल आ जाए बैक्टीरिया का, तो उस कंडीशन में देखिएगा बैक्टीरिया जो है कैप्सूल तोड़ लेता है और कैप्सूल तोड़कर बैक्टीरिया फिर से बाहर निकल जाता है, सही है। तो प्रोकैरियोटिक सेल में अगर देखा जाए, मैं आपको एक संरचना भी दिखाया हूँ, सही है, ये आपको देखिए, ये ऊपर में देख रहे हैं पूरा पाइलस रहता है, ये वाला रचना रहता है, ऊपर में एक लेयर मोटा सा ये हरा वाला परत बारीकी से देखेंगे तो ये मोटा वाला लेयर जो है इस तरह से काट के मैं दिखाया हूं, अंदर क्या रहता, तो ये हरा वाला मोटा लेयर है जो इसको हम लोग कैप्सूल कहते हैं, जो बैक्टीरिया को मेरे प्रोकैरियोटिक सेल को अनफेवरेबल कंडीशन में इसको इसके प्रोटेक्टेड करता है, रक्षा करता है, सही है, किसी भी शत्रु से भी मान लीजिए रक्षा करता है। इसके अंदर देखिएगा हरा के अंदर थोड़ा सा एक ब्लू लेयर है, सही है, इसके मध्य में यहाँ पर देखिएगा ब्लू लेयर दिखाई पड़ता है, ये वाला बारीकी से, जिसको हम लोग कहते हैं सेल वाल, सेल वाल है, कोशिका भित्ति, सही है। ऊपर में कैप्सूल रहता है, ये कैप्सूल है, सही है, यहाँ पर पाइलस भी दिखाया है मैंने, सही है, ये रहता ऊपर में, ये बना रहता है सिलिया की तरह से। अंदर में देखिएगा तो राइबोसोम भी रहता है, राइबोसोम चूंकि, सही है,
प्रोटीन की फैक्ट्री होती है, प्रोटीन बनाने में ये कार्य करता है। से ये छोटे छोटे जो संरचना इस तरह से बने रहते हैं, ये मुख्यतः राइबोसोम कहलाते हैं। इसी के अंदर सेल भरा रहता है जिसको हम लोग साइटोप्लाज्म बोले हैं। फिर साइटोप्लाज्म के अंदर देखिए ये बहुत सारा नेटवर्क ऑफ क्रोमेटिन रहता है जिसमें डीएनए बनता है, जिसको हम लोग न्यूक्लियोइड कहते हैं। सही है, तो ये न्यूक्लियोइड रहता है प्रोकैरियोटिक सेल में से। और सबसे अंदर में जो एक लेयर रहता है, सही है, इस लेयर को मुख्यतः हम लोग कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर हम लोग सेल मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं। सही है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कार्य करता है। सही, सबसे अंदर में ये रहता है। तो ये प्रोकैरियोटिक सेल होता है। सही है, प्रोकैरियोटिक सेल मुख्यतः बैक्टीरिया हुआ या मान लीजिए, सही है, बैक्टीरिया हुआ, साइनोबैक्टीरिया हुआ, जो भी होता है ऐसे जीव प्राय प्रोकैरियोटिक सेल में आते हैं। सही है, अगर मैं दूसरा बात करूं, सही है, तो दूसरा मतलब यूकैरियोटिक सेल है। सही है, हम लोग का सेल है यूकैरियोटिक सेल, इसको हम लोग कहते हैं। सही है, अब यूकैरियोटिक सेल में भी दो चीज़ें आती हैं। सही है, एक होता है एनिमल सेल और एक होता है प्लांट सेल। मतलब प्लांट भी यूकैरियोटिक सेल में आते हैं। सही है, और एनिमल सेल की बात करूं तो एनिमल सेल भी यूकैरियोटिक सेल में ही आते हैं। सही है, तो मैं पहले बात करता हूं एनिमल सेल, चूंकि हम लोग मतलब जंतु की श्रेणी में ही आते हैं मुख्यतः। सही है, तो एनिमल सेल में अगर देखें, सही है, कि एनिमल सेल किस तरह से काम करता है, तो आप देखेंगे जैसे कि मान लीजिए ये सेल मेम्ब्रेन बना रहा हूँ। सही है, सेल मेम्ब्रेन है, अंदर में देखिएगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रहता है। सही है, इसके अंदर देखिएगा दो लेयर काम करता है, मतलब आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। यहाँ पर देखिएगा ये मैं बता रहा हूँ। सही है, यहाँ पर देखिएगा तो इस तरह से ये न्यूक्लियर पोर बने रहते हैं, यहाँ से न्यूक्लियर पोर रहते हैं। वहीं देखिएगा इसमें भी वही हालात होती है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इसमें भी देखा जाए तो इस तरह से ये रचना बनाती है। और रचना बनाकर ये हो जाता है, ये वाला, इसको हम लोग कहते हैं आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, आउटर सेल मेम्ब्रेन, शॉर्टकट में सेल मेम्ब्रेन लिख रहा हूँ। इसको हम लोग कहते हैं इनर सेल मेम्ब्रेन, इनर सेल मेम्ब्रेन रहता है। अगर मैं याद ना रहे मित्रों तो दोनों को एक साथ मिलाकर हम लोग कह देते हैं सेल मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन है। सही है, इसी को मान लीजिए अगर दूसरा नाम से कहेंगे तो ये हो जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सही है, सेल को ये शेप प्रदान करता है। सही है, यहीं पर रहता है ये सेल पोर है। सही है, उसी तरह सेल पोर जिस प्रकार यहाँ है उसी तरह यहाँ पर भी एक न्यूक्लियर पोर हुआ करता है, केंद्रक के लिए छिद्र रहता। सही है, जिसमें मुख्यतः साइटोप्लाज्म अंदर बाहर किया जाता है। सही है, वहीं अगर मान लीजिए इसकी बात करूं तो इसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है जो केंद्रक को घेरे हुए रहता है, केंद्रक को घेरे रहता है। इसमें भी देखा जाए तो दो लेयर होता है। सही है, एक को हम लोग कहते हैं आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, एनएम शॉर्ट में लिख रहा हूँ। सही, यहाँ अंदर की बात करूँ तो इसको हम लोग कहते हैं इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रहा करता है, ये अंदर वाला। सही, इसी के अंदर देखिएगा आप एक छोटा छोटा सा संरचना पाया जाता है, ये इस तरह से रचना रहता है जिसको हम लोग कहते हैं, ये वाला रचना माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का काम करता है। सही है, माइटोकॉन्ड्रिया, इसी में देखिएगा आप तो जगह जगह इस तरह से रचना दिखाई पड़ती है। सही है, इसको हम लोग कहते हैं राइबोसोम। राइबोसोम, अगर मान लीजिए एक राइबोसोम हो तो राइबोसोम कह दीजिए। सही है, राइबोसोम का अगर गुच्छा हो तब उसको हम लोग कहते हैं पॉलीराइबोसोम, पॉलीराइबोसोम रहता है, ये पॉलीराइबोसोम है। सही है, इस तरह से काम करता है। इसके अंदर देखिएगा ऐसे ऐसे रचना पाए जाते हैं जिसको हम लोग गोल्जी बॉडी कहते हैं। सही है, ये गोल्जी बॉडी है, ये गोल्जी बॉडी का काम करता है। सही, अगर मान लीजिए यहीं पर देखिएगा तो छोटे छोटे रचना हांडी जैसा स्ट्रक्चर आता है। सही है, वेसिकल बनाता है जिसको हम लोग कहते हैं लाइसोसोम, लाइसोसोम रहता है। सही है, लाइसोसोम का काम करता है। और मध्य में जो है, ये मध्य में केंद्रिका होता है जिसको हम लोग न्यूक्लियोलस कहते हैं, न्यूक्लियोलस काम करता है। और न्यूक्लियस के अंदर देखा जाए तो इसमें मतलब क्रोमोसोम का मैंने बताया था गुच्छा रहता है जिसको हम लोग कहते हैं नेटवर्क ऑफ क्रोमेटिन, ये काम करता है नेटवर्क ऑफ क्रोमेटिन के रूप में। से जिसके अंदर डीएनए बंद रहता है। और जो न्यूक्लियस के अंदर जो गाढ़ा जैलीनुमा पदार्थ पाया जाता है इसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। और जो सेल के बाहर, न्यूक्लियस के बाहर जो रचना रहती है गाढ़ा नुमा जैला पदार्थ रहता है, सही, जिसको हम लोग कहते हैं साइटोप्लाज्म। ये मैं आपको दिखा से इस रूप में, अगर मैं मान लीजिए इस मैं एक साफ सुथरा इमेज की अगर बात करूं तो वो भी साफ सुथरा है, ऐसे मैं इसकी बात करता हूं। आप यहाँ देख रहे हैं इस रचना को हम लोग कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, यही रचना है जिसको हम लोग कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। ये माइटोकॉन्ड्रिया से है, माइटोकॉन्ड्रिया श्वसन रिस्पायरेशन में हेल्प करता है और मुख्यतः मतलब श्वसन क्रिया में हेल्प करके ऊर्जा बनाता है। सही है, ये माइटोकॉन्ड्रिया। यही पेरिऑक्सीसोम होता है, ये लाइसोसोम का एक तरह से प्रकार रहता है जिसको हम लोग कहते हैं परऑक्सीसोम्स का काम करता है, ये वाला रचना परऑक्सीसोम्स रहता है। सही है, यहीं पर देखिएगा। सही है, तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये है। सही है, ढेर सारा। अगर मान लीजिए इंडोप्लाज्मिक, इसको कहते हैं हम लोग इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। आप इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम लोग शॉर्ट में ईआर कहेंगे,
ER मित्रों से ER कहेंगे। मान लीजिए इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम उपस्थित रहेगा तो इसको दो तरह से संबोधित करते हैं, सही है। अगर राइबोसोम स्थित है तो इसको हम लोग कहेंगे रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर मान लीजिए जैसे कि ये दिखाया है इस पर राइबोसोम उपस्थित नहीं है तो इसको हम लोग कहेंगे स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मतलब चिकनी अंतःपरदर्भ जालिका, वही इसको हम लोग कहेंगे खुरदुरी अंतःपरदर्भ जालिका। बीच में आप देखिएगा यहाँ पर एक केंद्रिका है जिसको हम लोग न्यूक्लियोलस कहते हैं, न्यूक्लियोलस ये रहता है। और बीच में देखिएगा एक छोटे छोटे से इस तरह से तार जैसा स्ट्रक्चर दिखाई पड़ता है, पूरा घेरे हुए रहता है रचना, जिसको हम लोग कहते हैं क्रोमेटिन। क्रोमेटिन कहिए या नेटवर्क ऑफ क्रोमेटिन कहिए, जैसे कहिए, सही है। सबसे ऊपर में सेल मेम्ब्रेन रहता है, ये वाला लेयर, इसको हम लोग सेल मेम्ब्रेन अभी तुरंत बोले हैं। ये कोशिका झिल्ली है, कोशिका झिल्ली सेल को से पूरा तरह से शेप प्रदान करता है। अंदर में न्यूक्लियस रहता है, उसका भी मैं बताऊंगा कार्य क्या रहता है। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यहाँ पर ये रचना आप देख रहे हैं, इस तरह से ये रचना बनाया है मैंने, सही है। इसको हम लोग कहते हैं गोल्जी अपरेटस या गोल्जी बॉडी कहते हैं, सही है, गोल्जी बॉडी। ये गोल्जी बॉडी का कार्य करता है, सही है। कैमिलो गोल्जी ने इसको खोजा था, मैं बताऊंगा आगे। यहीं पर गोल्जी वेसिकल्स होता से जो मुख्यतः आगे मतलब मान लीजिए गोल्जी बॉडी के कारण ही लाइसोसोम का निर्माण इसी से होता है, प्राइमरी लाइसोसोम फिर सेकेंडरी लाइसोसोम बनता है। फिर आगे मैं जिक्र करूंगा जब इस कोशिकीय अंगक के बारे में बताऊंगा तो आपको बताऊंगा, सही है। तो गोल्जी वेसिकल्स होता है, इसके अंदर जो है जहां भी गाढ़ानुमा जेलीनुमा पदार्थ की बात करें तो आप समझ जाइए कि सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होगा ही, तो ये साइटोप्लाज्म रहता है। और न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म हुआ करता से ये देखिए यहाँ पर ये इसी वेसिकल से टूटकर बनता है ये रचना, जिसको हम लोग कहते हैं लाइसोसोम। लाइसोसोम से इसको हम लोग सुसाइडल बैग भी कहते हैं, आत्महत्या की थैली से किसी भी सेल को डाइजेस्ट करके ये बाहर निकल जाता है। वहीं पर ये रचना दिखाया है जिसका नाम है सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम काम करता है। और ये छोटे छोटे जो है माइक्रोट्यूब्यूल्स हुआ करते हैं, सही है। माइक्रोट्यूब्यूल्स का काम करते हैं, लाइसोसोम का तो काम करती है ये रहता है। फिर इसमें जो है अंदर में राइबोसोम मैंने दिखाया से इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और पेराक्सोसोम के नाम से बताया, सही है। तो कुल मिलाकर देखिएगा तो एनिमल सेल में इस तरह से जो है पूरी तरह से स्ट्रक्चर पाया जाता है। और यह एनिमल सेल से सारे कोशिकीय अंगक एक रूप से जब कार्य करता है ना, तब सेल को एक्टिवेट करके से सेल के पूरे एनर्जेटिक पूरे एक्टिवेट स्टेज में लाके से सेल के पूरे संरचना को डिफाइनिंग करता है, जिससे एक जीव जो है जिंदा रहता है, वो जीव जो है सक्रिय रूप में कार्य करता है, सही है। तो ये मैंने आपको दिखाया कि यूकैरियोटिक सेल किस रूप से काम करता है। अगर मैं मान लीजिए बात करूं दूसरे ऊपर से, मैं अगली में एनिमेशन में लेकर चलता हूं, से आपको दिखाता हूं। ये भी जो है मतलब यूकैरियोटिक ही सेल है, सही है। मैंने ये यूकैरियोटिक सेल ही बनाया, थोड़ा सा साफ सुथरा डाल के डायग्राम और डाल लिया ताकि आपको दिक्कत भी ना हो, सही। यूकैरियोटिक सेल का एनिमल सेल ही है, सही है। जिस तरह से मैंने यहाँ दिखाया आपको कि सही है, ये सेल मेम्ब्रेन काम किया, ये सेंट्रोसोम है, सही है। ये स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये माइटोकॉन्ड्रिया रहता है, यहाँ पर आप दिखाया हूँ माइटोकॉन्ड्रिया रहता है। ये छोटे छोटे वैक्यूल्स भी रहते हैं, रिक्टिकाई हिंदी में कहते हैं, सही, जो गैस के एक्सचेंज में हेल्प करता है। ये मैंने आपको दिखाया अभी तुरंत, इसमें भी डायग्राम सेम वही है, सही। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उसमें भी रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि इसके अंदर राइबोसोम पाया जा रहा है। मतलब ये देखिएगा इसके अंदर जो है न्यूक्लियोलस हुआ करता है, ये केंद्रिका, पूरे को हम लोग पार्ट को न्यूक्लियस कहते हैं, सही। इसी में लाइसोसोम रहता है, ये देखिए इसको हम लोग कहते हैं स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, चूंकि इस पर राइबोसोम नहीं बन रहा है और सेल के अंदर साइटोप्लाज्म है, फिर राइबोसोम है। सेम वही रचना मैं इसमें भी दिखाने का प्रयास किया हूं ताकि आपको समझ में आए। ये वाला छोटा छोटा रचना जो है लाइसोसोम कहलाता है। बगल में लाइसोसोम की तरह ही पार्ट्स रचना रहती बनी, जिसको हम लोग पैराक्सोसोम कहते हैं, सही। ये सेंट्रोसोम होता है जो कोशिका को विभाजन के समय बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, सेंट्रियोल भी उसी में पार्टिसिपेट करता है। और इस पर सीलियम पाया जाता है, सीलियम आप देखेंगे इस तरह से ये रचना रहती है, इसी को हम लोग माइक्रोविलाई भी कहते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है। इसके नीचे देखिएगा तो बेसल बॉडी रहता है, माइक्रोविलाई के नीचे एक बेसल बॉडी रहता है, जो मतलब जहाँ से माइक्रोट्यूब्यूल्स निकलता है, माइक्रोट्यूब्यूल्स निकलता है, या माइक्रोविलाई दिखेगा, सीलियम इससे ऊपर निकलता है। यहीं पर एक रचना माइटोकॉन्ड्रिया का भी मैंने दिखाया है, से ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ऊपर लिखा दिया हूँ, से न्यूक्लियोप्लाज्म है ही से। और कुल मिलाकर इनसे न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर पोर, न्यूक्लियर इन्वेलप, इन सब को मिला के डायरेक्ट हम लोग कह देते हैं न्यूक्लियस। तीनों को मिला के एक साथ हम लोग कह देंगे न्यूक्लियस, केंद्रक है। और यहाँ आप देख रहे हैं स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जिस पर राइबोसोम नहीं बजा है। और ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स रहता है फिर से, और सेल मेम्ब्रेन तो है जिनको प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स के नाम से भी जानते हैं। और सेकेंडरी साइट्स के रूप में बन के से गोल्जी बॉडी बनता है, मान लीजिए, या फिर जिस तरह से वो आगे जो है गोल्जी बॉडी फिर आगे मतलब छोटे छोटे कंस लाइसोसोम का भी निर्माण कर लेते हैं, सही है। मान लीजिए हमारे शरीर में
आंख में देखिएगा आंसू बनता है, तो आंसू के रूप में भी टीयर्स फॉर्मेशन में भी जो है मतलब ये मुख्यतः लैक्राइमल ग्लैंड देखिएगा मतलब ऊपर जो है आंख के बगल में ये पाया जाता है, तो उससे इमोशन के कंडीशन में गोल्जी बॉडी टूटकर फिर आंसू के रूप में बूंद बूंद बन के सही है फिर गिरता है बाहर। तो ये गोल्जी बॉडी का मुख्यतः ये कार्य रहता है। सही है, मैंने ये इतने दिखाने का मकसद मेरा ये रहा कि आप अच्छे से सेल को समझ सकें कि सेल किस तरह से कार्य करता है हम लोग का, इसको समझाने के लिए मैंने इतना डायग्राम आपके ऊपर लाया। सही है, मैं फिर बात करता हूँ एक अभी दूसरे टॉपिक पर। से दूसरा एक टॉपिक है आम टॉपिक जिसको हम लोग कहते हैं प्लांट सेल। प्लांट सेल में से जैसे मान लीजिए ये प्लांट सेल हुआ, ये प्लांट सेल है, उधर से मैं दिखा रहा हूँ पहले अपना मैं मतलब डायग्राम। प्लांट सेल में देखिएगा तो वैक्यूल बहुत ज़्यादा हुआ करते हैं। वैक्यूल मतलब होता है रिक्तिकाएं। से रिक्तिकाओं का काम है गैस पदार्थ का एक्सचेंज करना, इधर उधर ले जाना। सही है, और सबसे प्रमुख कार्य इसमें देखिएगा इसके अंदर जो है बहुत सारे मतलब प्लास्टिड पाए जाते हैं जिसको हम लोग क्लोरोप्लास्ट भी कहते हैं। सही है, क्लोरोप्लास्ट, इस तरह से ये रचना पाया जाता है जिसको हम लोग क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। प्राय एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता जिसको हिंदी में कहते हैं हरित लवक। सही है, तो ये हरित लवक जब भी पाया जाएगा तो प्लांट सेल में पाया जाएगा। प्लांट सेल के सिवा से हरित लवक किसी में नहीं पाया जाएगा। सही है, तो ये प्लांट सेल मतलब प्लांट और पाया जाता है मित्रों से और में पाया जाता। मैं एनिमल की बात करता, मैं यहाँ एनिमल और प्लांट की बात कर रहा हूँ। तो प्लांट सेल में ही हरित लवक पाया जाता है। प्लांट सेल जो है चूंकि भोजन बनाने का कार्य करती है, सूर्य के प्रकाश को से ये अब्जॉर्ब करता है, ये फोटो रिसेप्टर ऑर्गन के रूप में ये काम करता से, लाइट को इलेक्ट्रॉन बीम के रूप में रिसीव करता से, और प्रकाश संश्लेषण के लिए जो है भोजन के लिए तैयार करता से। इसलिए जो है इसमें देखिएगा मतलब हरित लवक होता है, और एनिमल सेल में हरित लवक प्राय नहीं हुआ करता से, तो इसको प्लास्टिड के नाम से भी जाना जाता से। वैसे अगर मैं बात करूँ तो हम लोग में देखिएगा सेल वाल नहीं रहता से एनिमल में, और वहीं मतलब ये प्लांट की बात करूं तो प्लांट का सबसे ऊपर का सेल वाल जो है सेल वाल ही लेयर कहलाता। सही है, अगर मैं देखूं यहाँ से अगर शुरू करूं तो यहाँ ये देखिएगा अंदर में जो जेलीनुमा पदार्थ रहता है जिसको हम लोग कहते हैं साइटोप्लाज्म। प्लांट सेल की मैं बात कर रहा हूँ, साइटोप्लाज्म होता है। इसके अंदर देखिएगा आप तो ये रचना मतलब ये पूरा गोला वाला रचना जिसको हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं, ये न्यूक्लियस रहता है। सही है, आप देखेंगे इसके अंदर में देखिएगा एक छोटा सा रचना बना है जिसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोलस। जैसे एनिमल का होता है सेम उसी तरह प्लांट का भी होता है, बस अंतर थोड़ा बहुत है। सही है, इसमें देखिएगा जिस पर प्रोटीन रहता है उसको रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, और मान लीजिए यहाँ पर देखिए जिस पर प्रोटीन नहीं रहेगा उसको हम लोग कहेंगे स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सही है, शॉर्टकट में कहते हैं SER, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हुआ करता है। वही देखिए ये रचना एक है, इसको हम लोग कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया है, पहले भी मैं दिखाया हूँ, माइटोकॉन्ड्रिया काम करता है ये प्लांट सेल में। और फिर बगल में ये मैंने ये वैक्यूल दिखाया, वैक्यूल ये देखिए आपको अभी हम बताए थे क्लोरोप्लास्ट है ये रचना, ये वैक्यूल मैंने दिखाया ही है। सही है, फिर इसके बाद वैक्यूल बाहर से वैक्यूल मेम्ब्रेन लगे रहते हैं, वैक्यूल मेम्ब्रेन घेरे हुए रहता है, अंदर में कुछ नहीं हवा भरी रहती है, सिर्फ गैस एक्सचेंज होता है। ये रचना मैंने दिखाया आपको कि क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट जो है वो हरित लवक के रूप में कार्य करता है और खाना बनाने में। इस पर देखिएगा राइबोसोम नहीं पाया जाता, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और पैराक्सिसोम के रूप में ये प्लांट सेल में मुख्यतः रहता है। सही है, एमाइलोप्लास्ट भी कुछ रचनाएं पाई जाती है। सही है इसका, और ये सेल के अंदर ये वाला जो रचना है ये मोटा वाला लेयर इसको सेल वाल कहते हैं। सेल वाल ये वाला यहाँ मैं लिख दिया हूँ, सेल वाल है ये, सेल वाल ये रहता है। सेल वाल के अंदर देखिएगा ना ये जो लेयर रहता है ये वाला लेयर से, इसी को हम लोग कहते हैं सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली हिंदी में कहते हैं। सही है, और सेल वाल मतलब होता है कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति बहुत सारे दानादार संरचना रहते हैं। सही है, उसको हम लोग ग्रेन्यूल्स कहते हैं। ग्रेन्यूल्स मतलब दानेदार संरचना से, और कुछ एक रचना होते हैं जिनको हम लोग माइक्रोट्यूब्यूल्स भी कहते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स भी कहते हैं। यहाँ भी देखिए आपको क्लोरोप्लास्ट मैंने दिखाया है, यहाँ भी है क्लोरोप्लास्ट है, क्योंकि प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट बहुत ज़्यादा रहा करता है। सही है, ये गोल्जी अपरेटस है या इसी को हम लोग गोल्जी बॉडी भी कहते हैं। गोल्जी बॉडी, ये गोल्जी बॉडी का काम करता है। ये छोटी छोटी रचना जो है गोल्जी वेसिकल्स होता है। सही है, जो ये देखिए इसी में मुख्यतः मतलब गोल्जी बॉडी इससे अगर टूट टूट के पार्ट्स बन जाए तो लाइसोसोम का निर्माण कर लेता है, लाइसोसोम का निर्माण कर लेता है, और माइटोकॉन्ड्रिया भी जो है हुआ करता है इसमें। तो ये जो है मतलब आप देखेंगे प्लांट सेल का ग्रोथ जो है निश्चित हो जाता है। वहीं अगर मान लीजिए निश्चित नहीं सॉरी अनिश्चित हो जाता, और वहीं मान लीजिए एनिमल सेल की बात करूं तो एनिमल सेल का जो ग्रोथ होता है वो निश्चित होता है। सही, उसकी वृद्धि निश्चित होती है, लेकिन प्लांट सेल का वृद्धि जो है अनिश्चित होता है, वो अनिश्चित रूप से आगे बढ़ते हुए जाता है। सही, तो ये प्लांट सेल और एनिमल सेल की रचना सेम ही होती है, थोड़ा बहुत इसके स्ट्रक्चर में, रूप में, शेप में कुछ अंतर हो जाता है। और उस अंतर की वजह से सही थोड़ा जो विविधता ला देती है। तो इस प्रकार जो है मतलब ये देखते हैं कि ये प्लांट सेल का स्ट्रक्चर जो है डिजाइन किया जाता है।
मैं अगर आगे बात करूं आपको सही दिखाऊं, सही है, आगे मैं आपको दिखाऊं तो मैं कहूं, सही है, कुछ एक रचना अगर मैं दिखाऊं, सही है, कि एनिमल सेल, सही है, एनिमल सेल, ये एनिमल सेल हुआ, सही है, और इधर मैं इधर ले लूं प्लांट सेल की बात करूं, ये प्लांट सेल है, तो हमने ये बोला कि कुछ एक अगर अंतर देखा जाए तो एनिमल सेल में सेल वॉल जो है, सेल वॉल ये एब्सेंट होता है, मतलब अनुपस्थित होता है, नहीं रहता। अगर पहला मैं बात करूं, वही अगर मान लीजिए प्लांट सेल की बात करूं तो सेल वॉल प्रेजेंट रहता है, इसमें सेल वॉल प्रेजेंट रहता है। अगर सेल मेम्ब्रेन की बात करूं, सही है, तो सेल मेम्ब्रेन देखा जाए तो सेल मेम्ब्रेन इसमें प्रेजेंट होता है, इसमें मान लीजिए सेल मेम्ब्रेन जो है, सेल मेम्ब्रेन इसमें भी प्रेजेंट होता है, ये नहीं कि एब्सेंट कर देना है, इसमें भी प्रेजेंट होता है, सही है, सेल मेम्ब्रेन। अगर मैं बात करूं क्लोरोप्लास्ट की तो इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, सही है, इसमें एब्सेंट होता है प्रायः क्लोरोप्लास्ट। और वही अगर मान लीजिए प्लांट सेल की मैं बात करूं तो प्लांट सेल में जो है क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, क्योंकि प्लांट जो है ये प्रेजेंट रहता है, सही है, क्योंकि प्लांट जो है भोजन तैयार करता है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को करता है, सही है। देखा जाए तो प्लांट सेल जो एनिमल सेल जो है साइज में अगर देखा जाए तो छोटा हुआ करता है, सही है, स्मॉल साइज में होता है, सही है, साइज में। अगर वही मान लीजिए एनिमल सेल्स की बात करूं तो ये थोड़ा सा, सही है, लार्ज हुआ करता है, सही है, इनका सेल जो है मैंने लार्ज सेल हुआ करता है, सही है, तो ये बनाता है। अगर इसका मैं एनिमल सेल की बात करूं तो इसका ग्रोथ जो होता है, ग्रोथ मतलब वृद्धि, वो फिक्स्ड होता है, सही है, निश्चित होता है, फिक्स्ड होता है, सही है। और इसका अगर मैं मान लीजिए ग्रोथ की बात करूं, सही है, तो इसका ग्रोथ देखिएगा मतलब अनफिक्स्ड, सही है, असीमित रहता है, सही है, ये बढ़ते रहता है। इसका ग्रोथ देखिएगा तो फिक्स्ड नहीं होता है, फिक्स्ड नोट से मतलब अनफिक्स्ड होता है। अगर कहा जाए तो ग्रोथ जो है निश्चित नहीं हो पाता, सही है, मतलब अनिश्चित वेग चाहिए आप, मतलब जितना भी इसको बढ़ाते चलिए से उतना ये बढ़ते जाएगा। तो कुल मिलाकर ये प्लांट सेल और एनिमल सेल में मैंने आपको कुछ अंतर भी बताया, सही है। वहीं आप देखिएगा अगर मैं बात करूं, कर लूँ थोड़ा बहुत, सही है, मतलब प्रोकैरियोटिक सेल की, सही है, और इधर लिख दूं मैं यूकैरियोटिक सेल की बात करूं तो आप देखेंगे कि प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में भी कुछ बहुत अंतर पाए जाते हैं। जैसे कि मैंने बोला प्रोकैरियोटिक सेल जो है इसमें कोशिकीय झिल्ली प्रायः नहीं पाई जाती है, सही है, कोशिकीय झिल्ली जो होती है वो झिल्ली एब्सेंट रहती है, इसमें ये अनुपस्थित होती है, और इसमें कोशिकीय झिल्ली जो है वो प्रेजेंट होती है। मैंने कोशिकीय झिल्ली, जो कोशिकीय के अंदर जो कोशिका अंगक होता है उसमें जो झिल्ली लगी रहती है वो झिल्ली प्रेजेंट होती है, मतलब उपस्थित होती है यूकैरियोटिक सेल में। अगर मैं इसकी बात करूं से प्रोकैरियोटिक में जो सेल के अंदर जो केंद्रक बनता है वो इंसिपिएंट हुआ करता है, और इसमें अगर मान लीजिए मैं बात करूं इसके अंदर जो केंद्रक बनता है वो ट्रू न्यूक्लियस हुआ करता है, मतलब सत्य केंद्रक हुआ करता है, सत्य केंद्रक रहता है। प्राय देखिएगा प्रोकैरियोटिक सेल का जो है, प्रोकैरियोटिक सेल का देखा जाए साइज से तो वो स्मॉल होता है, छोटा होता है। अगर मान लीजिए हम लोग साइज सेल की साइज की मैं बात कर रहा हूँ, स्मॉल सेल रहता है, इसमें वही बात करूँ हम लोग तो इसका शायद सेल जो है वो लार्ज सेल के रूप में रहता है, इसमें जो है। अगर इसमें हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल की बात करूँ तो इसमें 70S प्रकार का राइबोसोम रहता है, सही है, 70S प्रकार का राइबोसोम रहता है। अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसमें 80S प्रकार का जो है राइबोसोम हुआ करता है, सही है। यूकैरियोटिक सेल में हम लोग में से 80S प्रकार का राइबोसोम हुआ करता है, सही है। तो कुछ है कि ये जो है प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में मतलब अंतर देखा जाता है, सही है। तो इस तरह से जो है प्रोकैरियोटिक और हम लोग यूकैरियोटिक सेल में अंतर को देख पाते हैं, सही है। तो अभी आप बात किया आपके ऊपर, सही है, मैं अभी चर्चा किया कि सेल जो है वो कितने प्रकार के होते हैं, सही है। सेल जो है, सेल का मुख्यतः मतलब क्या खाका रहता है, सही है, न्यूक्लियस के संरचना के आधार पर, सही मैं भी बता रहा था, केंद्रक की संख्या के आधार पर मैं बता रहा था कि सेल कितने प्रकार में बांटे गए, सेल कितने प्रकार के होते हैं, सही है। मैं आशा करता हूं कि आप इसमें पूरी जानकारी को आप समझ पाए होंगे, सही है। सेल के किसी प्रकार से किस तरह से जो है सेल डिफाइनिंग किया जाता है इसकी मैं ओवरऑल जानकारी दी आपको लेके, सही है। अगर आपको इससे भी अगर कोई किसी प्रकार की दिक्कत हो, सही है,
कहीं कोई चीज़ समझ में ना आ रहा हो सही है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं सही है, और मैं कोशिश करूंगा कि इसकी पूरी जानकारी मैं फिर आपको आपके तक मैं कमेंट बॉक्स में दूं लेके सही है। विशेष सही है, किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं सही है। आप अगर नए हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें सही है, मुझे मोटिवेट करते रहें सही है। अगर कोई बंदे नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें सही है, लाइक करें सही है, और शेयर भी करना ना भूलें सही है। आपको आज मैं बताया हूं सेल्स कितने प्रकार के होते हैं, फिर मैं अगले वीडियो में से मिलूंगा सेल के इस आखिरी मतलब जितने भी कोशिकीय अंगक मैंने बताया है, इन कोशिकीय अंगक के ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा पूरा से, हर एक सेल को बताऊंगा कि हर एक सेल के सेल ऑर्गेनेल्स जो होते हैं, कोशिकीय अंगक जो होते हैं वो किस तरह से काम करता है, हमारे बॉडी में इसका क्या महत्व है, से इन सारे पहलुओं पर मैं चर्चा करूंगा इसका सही है। आपको देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, वेलकम।